हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट ए यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का पहला चैप्टर कम्युनिकेशन स्किल्स 12th क्लास के लिए जो कि सब ट्रेड्स के लिए इक्वल है उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स बच्चों, जैसा कि हमने अपनी पुरानी क्लासेस में पढ़ा कि कम्युनिकेशन स्किल्स क्या है, उसी के बारे में अब हम 12th क्लास में थोड़ा और इफ़ेक्टिव वे में पढ़ें। कम्युनिकेशन एक टू वे प्रोसेस है जो कि इंफॉर्मेशन और मैसेज को एक्सचेंज करती है बिटवीन द इंडिविजुअल्स। अब वो यूजिंग लैंग्वेज भी हो सकता है, सिंबल भी हो सकता है, साइन भी हो सकता है और किसी के बिहेवियर से भी हो सकता है। मेन थिंग जो है हमारी जो मेन पार्ट्स होते हैं कम्युनिकेशन के वो होते हैं स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। अगर आप यहाँ पे हमारी एक फिगर है जो कि की कम्युनिकेशन को रिप्रेजेंट कर रही है, सबसे पहले अगर हम अपना फर्स्ट सिंबल देखें तो वो फर्स्ट सिंबल मेंशन कर रहा है लिसनिंग को, राइट। सेकंड सिंबल जो है हमारा जिसमें एक आदमी बोल रहा है, उसके मुंह के आगे लाइंस बनी हुई है, वो सिंबल हमारा रिप्रेजेंट क्या करता है, स्पीकिंग को। थर्ड वन जो हमारा सिंबल बना हुआ है ये रीडिंग के लिए, एक आई जो है वो एक रीडिंग के लिए सिंबल किया गया है और हाथ लिखा हुआ लास्ट जो सिंबल है पेन लिए हुए वो राइटिंग के लिए। अब स्पीकिंग जो है मोर देन वन लैंग्वेज कैन हेल्प अ पर्सन टू कम्युनिकेट वेल पीपल अराउंड द वर्ल्ड। ये तो सबको ही पता है, अगर एक से ज़्यादा लैंग्वेज किसी को आती है तो वो अराउंड द वर्ल्ड अच्छे से कम्युनिकेट कर सकता है। जैसे अगर आपको इंग्लिश आती है और दूसरे बंदे को भी इंग्लिश आती है, दूसरे लोग को भी इंग्लिश आती है, तो वो आपके साथ इफ़ेक्टिवली बात कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन क्या इन्वॉल्व करता है? कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है एक सेंडर को और एक रिसीवर को, जहाँ पे सेंडर जो है एक अपना मैसेज को एनकोड करके थ्रू अ चैनल, एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू भेजता है और एट द एंड ऑफ रिसीवर साइड वो मैसेज को डिकोड करता है और बाद में रिसीवर और सेंडर के पास फीडबैक जाता है। ये हमारा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसके बारे में हमने 9th क्लास में भी बात की थी कि एलिमेंट्स क्या होते हैं कम्युनिकेशन के। जैसे अब बातचीत जो होती है, कम्युनिकेशन जो होती है, वो दो ही लोगों के बीच में तो होगी। तो एक साइड पे हम सेंडर कह रहे हैं जो आपकी बात को पहुंचा रहा है, भेज रहा है, ठीक है। एक साइड रिसीवर हो गया जो बात को सुन रहा है, राइट। तो उन्हीं के बीच में जैसे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो चैनल ऑफ मीडियम या चैनल क्या रहेगा उनके बीच में बात करने का, उनकी आवाज़ और एक सुनेगा, राइट। अब हमारा सेशन नंबर 1 को हम स्टार्ट करते हैं जो कि है एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग या क्या होती है? अब आपकी कम्युनिकेशन को अगर और इफेक्टिव बनाना है तो हमें एक्टिव लिसनिंग का यूज़ करना होता है। एक्टिव लिसनिंग में जैसे आपका मैसेज जो है वो शुड बी वेरी क्लियर, जो आप बात करना चाह रहे हो वो क्या होनी चाहिए, नंबर 1 क्लियर, नंबर 2 कंसाइज, नंबर 3 एक्यूरेट, राइट। अब ये तीनों चीज़ें हम कैसे अपने सेंटेंस को या अपनी बात को बताएं कि हमें वो चीज़ को क्लियर भी रखना है, कंसाइज भी रखना है और एक्यूरेट भी रखना है। सबसे पहले हम क्लियर की बात कर लेते हैं कि क्लियर कहना या क्लियर मैसेज क्या होता है, राइट। जिसमें आप एग्जैक्ट मैसेज को बताएं कि आप बताना क्या चाह रहे हो, राइट। अब जैसे हमारे पास एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 2 एग्जाम्पल है। फर्स्ट वन इज ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड please allow me to reach office at 11 a.m. on Tuesday 11 June 2019 as I have an appointment with a dentist. अब हमारे फर्स्ट जो सेंटेंस की बात की गई है उसमें
एक व्यक्ति अपने मैनेजर से पूछ रहा है कि प्लीज़ मुझे अलाउ कीजिए कि मैं ट्यूसडे को 11 बजे ऑफिस आऊँ, जो कि 11 जून 2019 को है, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के साथ, राइट। सेकंड, अब आप सेकंड सेंटेंस को देखिए। ही वेंट टू हिज मैनेजर एंड सेड, प्लीज़ अलाउ मी टू रीच लेट टू द ऑफिस ऑन ट्यूसडे 11 जून 2019 एज आई हैव एन अपॉइंटमेंट विद अ डेंटिस्ट। अब सेकंड और फर्स्ट में सिर्फ टाइम का चेंज है, उसमें वहाँ पे फर्स्ट वाले में उसने टाइम मेंशन किया हुआ है कि मैं 11 बजे तक ऑफिस आऊँगा। क्यों? क्योंकि मेरी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट है। तो उसने क्लियरली अपनी बात को बताया। आप डिफरेंस में समझ रहे होंगे कि उसने क्लियरली अपनी बात को समझा दिया कि मैनेजर जी, मैं 11 बजे मंगलवार को इतनी 11 जून को ऑफिस आऊँगा, क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट है डेंटिस्ट के पास। तो वन शुड बी वेरी क्लियर अबाउट इट स्टेटमेंट। तो एक्टिव लिसनिंग का पहला जो हमारा स्किल था कम्युनिकेट करने का, मैसेज भेजने का, वो शुड बी वेरी क्लियर। तो हम क्लियर का मतलब यहाँ पे समझ गए कि हमें अपनी बात को क्लियरली बोलना चाहिए। अब हम अगर नेक्स्ट पे जाएं, कंसाइज क्या होता है? कंसाइज होता है एप्रोप्रिएट ब्रीफ, एप्रोप्रिएटली ब्रीफ, या फिर टू द पॉइंट। अब जिस चीज़ की हमें नॉलेज चाहिए हम उतना ही किसी को बताएं, ना कि उसको और भी चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड कर दें ताकि वो चीज़ ही ना समझ पाए। जैसे अब एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ दिया हुआ है, द मैनेजर रिप्लाइड, ऑल राइट यू मे कम लेट। पहले सेंटेंस में सिर्फ मैनेजर ने कहा कि ठीक है आप लेट आ जाना। सेकंड, द मैनेजर रिप्लाइड, ऑल राइट यू मे कम लेट, but it is matter of great concern that most employees come late and you are also deploying the same habit। अब सेकंड में क्या कर रहा है मैनेजर? फर्स्ट में तो उसने बोल दिया ठीक है, टू द पॉइंट था, लेकिन नेक्स्ट में उसने क्या किया? उसने बोल दिया ये तो बहुत कंसर्न का मैटर है, सारे एम्प्लॉयज़ लेट आ रहे हैं और आप भी यही सेम आदत बना रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग। आपको कंसाइज रखना है अपने स्टेटमेंट को, टू द पॉइंट रखना है। जब कभी मीटिंग हो या कि कोई और चीज़ हो, सारे एम्प्लॉयज़ बैठे हों, उनके सामने आप ये चीज़ बोलो तो अच्छा भी लगता है, लेकिन आपको क्या रखना है? अपने सेंटेंस को या अपनी बात को कंसाइज यानी टू द पॉइंट रखना है। अब नेक्स्ट जो हमने बात की थी वो थी एक्यूरेसी की। एक्यूरेसी क्या होता है? फैक्ट्स के अकॉर्डिंगली फैक्चुअल होती है, उसकी करेक्टनेस को वेरीफाई किया जाता है। अब एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझाया गया है। शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट 50% ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। उसने ऑफिस में बताया कि 50% जो बुक्स हैं वो बाइंडिंग के लिए जो गई थी वो कंप्लीट हो चुकी हैं। नेक्स्ट ही लाइन में क्या है? शी इन्फॉर्म द ऑफिस दैट मोस्ट ऑफ द बुक्स गिवन फॉर बाइंडिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड। उसने बताया कि काफ़ी सारी बुक्स हैं जो गई हैं बाइंडिंग के लिए, वो कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन अगर हम देखें तो इसमें एक्यूरेसी कहाँ आ रही है, फैक्ट्स कहाँ आ रहे हैं? 50% उसने एग्जैक्ट अमाउंट बताया, ठीक है। तो अगर हम किसी को प्रूव करना चाहते हैं, किसी को मेजर बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस बताना चाहते हैं, तो हम उसकी फैक्ट्स के हिसाब से बताएंगे, फैक्चुअल हिसाब से बताएंगे कि इतनी परसेंट हो गई, इतना कंप्लीट हो गया। दैट इज एक्यूरेसी, एक्यूरेट, राइट। अब बच्चों हम बात कर लेते हैं लिसनिंग स्किल्स के बारे में कि लिसनिंग स्किल्स होते क्या हैं। अब अगर किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना है तो हमारे में एक गुड हैबिट होनी चाहिए, गुड लिसनिंग पावर होनी चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट स्किल है कम्युनिकेशन का, वो है लिसनिंग स्किल। अब क्यों लिसनिंग इम्पॉर्टेंट है? लिसनिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि हमें वी लिसन टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकें। वी लिसन टू अंडरस्टैंड, कुछ समझ सके सुन के। वी लिसन टू इंजॉय, हम इंजॉय कर सकें सुनने के बाद।
वी लिसन टू लर्न, हम लर्न कर सके कुछ सुनने के बाद। वी लिसन टू बिल्ड एंड मेंटेन रिलेशनशिप, अगर हमें किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें उसे अच्छे से सुनना चाहिए। वी लिसन टू रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो गए हों तो हमें उसे सुनकर सुलझाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए और फिर सुलझाना चाहिए। उसी के बारे में ये हमारा क्या है, एक्टिव लिसनिंग क्या है। अब हम मेन फैक्टर्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारा आई कांटेक्ट। आप किसी से भी बात करते हैं तो आपको अपना उनके साथ आई कांटेक्ट सही रखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा उनसे बात करते हुए। आप अगर उन्हें देखोगे, आई कांटेक्ट करोगे तो उन्हें भी अच्छा लगेगा, वाइल जो बोल रहा है उसे भी अच्छा लगेगा और आप सुन रहे हो तो आपको भी अच्छा लगेगा। यही बात दूसरे बंदे पे भी लागू होती है, दूसरे लोगों पे भी लागू होती है कि जब आप कुछ बोल रहे हो तो वो भी आपको आपकी आंखों में आंखें डाल के सुने। जेस्चर, नेक्स्ट वन क्या आ जाता है हमारा, जेस्चर। जेस्चर में क्या आ गया कि आप अपने हैंड्स और फीट को स्टिल रखें। जेस्चर, आप बॉडी मूवमेंट्स ना करें, वो कुछ बोल रहे हैं आप इधर उधर देख रहे हैं, अपने हाथ पांव हिला रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ गुड जेस्चर। जेस्चर क्या होना चाहिए, ताकि आप उन्हें सामने वाले को सुन रहे हो उसे भी अच्छा लगे, आप उसको अवॉइड नहीं करना चाह रहे, राइट। अब थर्ड वन आ जाता है अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन। अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड कैसे करना, जैसे फिजिकली रिमूव कर देना और चीज़ों को। मान लीजिए आपका फ़ोन है तो उसकी रिंगटोन आहिस्ते कर दीजिए या उसको स्विच ऑफ कर दीजिए जब आप किसी मीटिंग में जा रहे हैं, या आपको किसी को अच्छे से सुनना है और आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन तो मोबाइल फ़ोन्स ही होते हैं। तो अपने मोबाइल फ़ोन को क्या करिए, ऑफ कर दीजिए या उसकी वॉल्यूम कम कर दीजिए। और बार बार मीटिंग के दौरान या किसी से बात करते दौरान अपनी घड़ी को बार बार मत देखिए, दैट इज़ अ डिस्ट्रैक्शन टू समबडी एल्स। वो किसी और के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन सकती है, वो आपके साथ कम्युनिकेट करने में झिझक सकता है, इसलिए आपको उस चीज़ को भी अवॉइड करना चाहिए। नेक्स्ट इज गिविंग फीडबैक। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। आपको दोनों चीज़ों को एक पोलाइट वे में बताना है ताकि दूसरे बंदे को, दूसरे लोगों को हर्ट ना हो। फीडबैक जब भी दो तो अच्छे से दो, उनको ऑफेंडिंग वे में या हर्ट मत करो। आप आराम से बताओ, पोलाइट वे में बताओ कि हाँ आपने ऐसे कहा, अच्छी बात है, अच्छे से बताओ, या ये चीज़ मुझे समझ नहीं आई, या जो भी आपको उसमें नेगेटिविटी लगी वो आप ज़रूर बताइए। दैट इज़ गिविंग फीडबैक। नेक्स्ट, स्टेजेस ऑफ एक्टिव लिसनिंग। क्या क्या स्टेजेस आती है कि एक्टिव लिसनिंग कैसे हो सकती है। आप उसे अच्छे से ध्यान से सुने, उसे समझें, फिर उसके बारे में रिस्पॉन्ड करें, उसे ध्यान में रखें। ये सारी चीज़ें क्या हैं इफ़ेक्टिव लिसनिंग में। सबसे पहली स्टेज जो है हमारी आ जाती है रिसीविंग। जब आप सुन रहे होते हो तो आप क्या क्या रिसीव करते हो। रिसीव मतलब सुन रहे हो, उसको अच्छे से समझ रहे हो। देन सेकेंड थिंग इज अंडरस्टैंडिंग। आपने क्या जो उन्होंने बोला उसको अच्छे से समझा कि नहीं समझा। देन थर्ड स्टेज इज रिमेंबरिंग। रिमेंबरिंग क्या, रिट्राइवल या फिर रिकॉल ऑफ सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट, राइट। पास्ट में जाके कुछ चीज़ को रिमेंबर करना। देन इवेल्युएटिंग। इवेल्युएटिंग आपको जज करना है कि इन्होंने जो बताई है अब बात इम्पोर्टेंस, वो सही है कि नहीं सही है। देन रिस्पॉन्डिंग। रिस्पॉन्ड करना। रिस्पॉन्ड कैसे करोगे आप, जब आप कुछ कहोगे, आपको कुछ कहना पड़ेगा ना रिस्पॉन्ड करने के लिए। दैट इज द फिफ्थ स्टेज ऑफ योर एक्टिव लिसनिंग। अब आपको कैसे इंश्योर करना है अबाउट द एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग को रिमेंबर कर सकते हैं हम किस चीज़ से, एक एक्रोनिम से, वो है रिस्पेक्ट, राइट। रिस्पेक्ट से आर रिप्रेजेंट रिमूव, ई रिप्रेजेंट आई कॉन्टैक्ट,
S represent show, P represent pay, E represent emphasize, C represent clarify doubts and T represent tune. अब आइए हम इसको एक एक करके समझ लेते हैं। सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा। किस चीज़ को रिमूव करना होगा? आप किसी की बात को अगर अच्छे से सुनना चाह रहे हो तो आपको क्या रिमूव करना होगा? जैसे आपकी मान लीजिए टीवी चला हुआ है तो उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर दीजिए, रेडियो चल रहा है उसकी वॉल्यूम को रिड्यूस कर दीजिए, मोबाइल फ़ोन है तो उसको साइड कर दीजिए, ऑफ कर दीजिए या उसकी वॉल्यूम को कम कर दीजिए। राइट, ये था हमारा आर फॉर रिमूव का। नेक्स्ट इज आई कॉन्टैक्ट। आई कॉन्टैक्ट क्या होगा? आपको उसको स्पीकर की आंखों की तरफ देखना पड़ेगा, उनके साथ अच्छे से आई कांटेक्ट बनाना पड़ेगा कि आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। देन शो, आपको शो में क्या आ जाता है? थर्ड वन इज शो कि आपको अपने जेस्चर से बताना पड़ेगा, हाथों की मूवमेंट से, या आप जब उनसे बात कर रहे हो उनको बताना पड़ेगा कि आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हो। नेक्स्ट इज pay attention. Pay attention and focus to speaker is saying, what speaker is saying. आपको अटेंशन देनी पड़ेगी, सुनना पड़ेगा ध्यान से कि स्पीकर बोलना क्या चाह रहा है। एम्फेसाइज, एम्फेसाइज कई बार इमोशनली हो जाता है स्पीकर, फीलिंग्स होती है सबकी अलग अलग बात शेयर करते हुए। मान लीजिए किसी के घर में कोई मिसहैप हो गया और वो उसको बता रहा है, तो ऑब्वियसली आपको उसकी फीलिंग को समझना चाहिए और उस सिचुएशन के हिसाब से पर्सन को हैंडल करना चाहिए। नेक्स्ट इज क्लैरिफाई डाउट्स। आपको अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ उसके बारे में पूछिए, क्लैरिफाई करिए। नेक्स्ट, ट्यून योरसेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ अ स्पीकर। आपको अपने आप को स्पीकर के हिसाब से ट्यून करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा अंटिल स्पीकर अपनी बात को फिनिश कर ले और फिर उसके बाद आपको रिस्पॉन्ड करना है। अब बच्चों हमारा लास्ट टॉपिक है सेशन नंबर 1 का, ओवरकमिंग बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग। यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसमें अलग अलग फैक्टर्स हैं और उन फैक्टर्स को कैसे वो फैक्टर्स बैरियर बन जाते हैं और हाउ टू ओवरकम द बैरियर्स, उन बैरियर्स को किस तरह से कम किया जा सकता है। सबसे पहला फैक्टर जो है बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। राइट, अब पहला जो हमारा फैक्टर है कि प्री ऑक्यूपाइड कैसे हो सकता है इंसान, यू मे नॉट लिसनिंग टू द पर्सन केयरफुली। आप दूसरे पर्सन को केयरफुली लिसन नहीं कर रहे हो, तो उसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं? आप अपने मोबाइल फ़ोन या डिजिटल डिवाइसेस से दूर हो जाइए और अपने इमोशंस को, डू नॉट लेट योर इमोशंस टू टेक ओवर योर माइंड। अपने इमोशंस को अपने माइंड पे हावी मत होने दीजिए। नेक्स्ट फैक्टर क्या आ जाता है? नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन। नॉइज एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शन, अब आप क्लियरली नहीं सुन पाएंगे दूसरे पर्सन को जब एक नॉइजी एनवायरनमेंट हो। नॉइजी एनवायरनमेंट, गाड़ियों का शोर आ रहा है, इधर से कोई और बोल रहा है, तो आप एक क्लियर कन्वर्सेशन नहीं कर सकते हो। राइट, तो उस बैरियर को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? हाँ, हम क्या कर सकते हैं? हम एक कंडक्टिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं जहाँ पे आपकी और दूसरे लोगों की बात में, कम्युनिकेशन में कोई गैप ना पड़े या कोई नॉइस ना आए। पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट। अब कई बार क्या होता है, हमारे कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं कि उनसे हमने, हाँ ऐसे बात होगी थी, बातचीत हो गई थी, ठीक है अब हमें उनसे ये बात ही नहीं करनी। ये फैक्टर आ सकता है, बैरियर बन सकता है एक गुड लिसनिंग में, इफ़ेक्टिव लिसनिंग में। तो हमें कैसे अवॉइड करना है इसको? हमें अवॉइड करना है जब आप उससे इंटरेक्ट करोगे, एक बेस बनाओगे, कोई बात नहीं यार, लास्ट टाइम जो बात हो गई उसे छोड़ो, अब हम नए तरीके से शुरुआत करेंगे। देन पर्सनल फैक्टर्स, आपकी पर्सनल फीलिंग भी हो सकती है, कुछ
कि आपको आपके आपके माइंड में उस दूसरे बंदे के बारे में या लोगों के बारे में कुछ मिसकॉन्सेप्शन हो, प्री कॉन्सेप्शंस हो कि आपको वो अच्छा नहीं लगता या आप ढंग से बात, लेकिन आपको कैसे इसको ओवरकम करना है? अलाउ अदर पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। आपको उन लोगों को अच्छे से सुनना है, और जब वो अपनी बात पूरी कर लेंगे तो उसके बाद उसे रिस्पॉन्ड करना है। ये था बच्चों हमारा सेशन 1 इफ़ेक्टिव लिसनिंग के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा।